आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक राजा था। उसका नाम था राजा भोज। एक दिन उसे एक सिंहासन मिला। वो सिंहासन राजा विक्रमादित्य का था। सिंहासन सोने का बना हुआ था और उसमें 32 पुतलियां जड़ी हुई थी। राजा भोज उस सिंहासन पर बैठना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। हर बार जब भी वो बैठने की कोशिश करते तो उन 32 पुतलियों में से कोई एक पुतली जीवित हो उठती और वो पुतली राजा भोज को सिंहासन पर बैठने से रोक देती। हर बार पुतली राजा भोज से कहती, पहले एक कहानी सुनो। ये कहानी होती थी राजा विक्रमादित्य की महिमा, पराक्रम और न्याय की। हर बार एक अलग कहानी होती थी, लेकिन हर कहानी एक ही सवाल पर खत्म होती, क्या तुम इस महान राजा विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने के योग्य हो? और हर बार राजा का उत्तर वही होता, नहीं, मैं इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हूँ। ये क्रम बार बार चलता रहा। 32 बार पुतलियां जीवित हुईं, 32 कहानियां सुनाई गईं और 32 बार राजा भोज ने विनम्रता से मना कर दिया। पुतलियां राजा भोज से प्रभावित हुईं, उन्हें राजा की नम्रता और ईमानदारी पसंद आई और अंत में उन्होंने राजा भोज को आशीर्वाद दिया और उसे सिंहासन पर बैठने की अनुमति दे दी। ये कहानी 11वीं शताब्दी की एक लोक कथा है, जिसका नाम है सिंहासन बत्तीसी। सिंहासन यानी गद्दी और बत्तीसी यानी 32 कहानियां। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक नैतिक ग्रंथ था। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें न्याय, नीति और शासक के शिष्टाचार के नियम बताए गए थे। अगर चाहो तो इसे एक प्राचीन संविधान की तरह भी देखा जा सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि संविधान या गणराज्य एक आधुनिक सोच है जो पश्चिम से आई है, लेकिन ऐसी व्यवस्था तो हमारे देश में प्राचीन काल से ही मौजूद थी। हमारा इतिहास ऐसी ही कई कहानियों और ग्रंथों से भरा पड़ा है। सदियों पहले भी भारत में लोकतंत्र की अवधारणा अस्तित्व में थी। ये सिलसिला शुरू होता है वैदिक काल से। उस समय राजा की शक्ति को संतुलित करने के लिए केंद्रीय सभाएं हुआ करती थीं। ऋग्वेद जैसी किताबों में इनका उल्लेख भी मिलता है। इन सभाओं के दो भाग होते थे। पहला समिति, जो पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करती थी, और दूसरा सभा, जिसमें सम्मानित सदस्य होते थे। ये कुछ आज के संसद के ऊपरी और निचले सदनों की तरह थी। महाभारत में भी गणराज्य शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है प्रजा का शासन। हम अक्सर ग्रीस को आधुनिक लोकतंत्र का जनक मानते हैं, लेकिन ग्रीक इतिहासकारों ने भी प्राचीन भारत के गणराज्यों के बारे में लिखा है। ग्रीक इतिहासकार डियोडोरस सिकुलस ने सिकंदर की भारत यात्रा 326 ईसा पूर्व का जिक्र करते हुए लिखा कि उत्तर पश्चिम भारत में ऐसे गणराज्य थे जिन्होंने सिकंदर की सेना को चुनौती दी। भारत की सबसे पुरानी कानून की किताब मानी जाती है अर्थशास्त्र, जो माना जाता है कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई थी। इसके लेखक थे कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने शासन के हर पहलू पर लिखा और राज्य के 7 तत्वों को परिभाषित किया। ये 7 तत्व थे राजा, मंत्री, क्षेत्र, किला, खजाना, सेना और मित्र या सहयोगी। एक और ग्रंथ था धर्मशास्त्र, जो लगभग 600 ईसा पूर्व लिखा गया था। इसमें मुकदमों की 4 अवस्थाओं का जिक्र है: शिकायत दर्ज करना, विपक्षी का जवाब, जूरी का विचार विमर्श और अंत में न्यायाधीश का निर्णय। ये प्रक्रिया आज की अदालतों से काफी मिलती जुलती है। इसके बाद आता है बृहस्पति स्मृति ग्रंथ, जिसमें न्याय व्यवस्था का श्रेणीबद्ध ढांचा बताया गया है। सबसे निचले स्तर पर परिवार के बुजुर्ग, फिर न्यायाधीश की अदालत, उसके बाद मुख्य न्यायाधीश की अदालत और सबसे ऊपर राजा की अदालत। लेकिन राजा अकेला निर्णय लेने वाला नहीं होता था, उसके पास सलाहकार और न्यायाधीश भी होते थे। संस्कृत विद्वान, गणितज्ञ और ऋषि पुजारी कात्यायन ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। उन्होंने कहा, अगर राजा कोई अन्यायपूर्ण या अधार्मिक निर्णय देना चाहता है तो न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वो राजा को रोके और सच बताए। अगर न्यायाधीश राजा को खुश करने के लिए चुप रहे तो वो भी दोषी माना जाएगा। ये सब बातें प्राचीन भारत में वास्तव में लागू होती थी। फिर समय बदला, भारत कॉलोनियल शासन में चला गया। आज़ादी के बाद हमने एक नया संविधान लिखा। वर्ष था 1949 और ये अपने आप में एक चमत्कार था, क्योंकि उस समय देश की 88% आबादी अशिक्षित थी। फिर भी हमने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखा। भारतीय संविधान में 1,45,000 शब्द हैं, जबकि अमेरिका के संविधान में सिर्फ 4400 शब्द हैं। ये तो भारतीय संविधान की सिर्फ पहली कॉपी थी।
आज तक इसमें 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं और हर बार ये बड़ा और पेचीदा हुआ है। संविधान को अनुच्छेद और अनुसूचियों में बांटा गया है। अनुच्छेद कानून बताते हैं और अनुसूचियां अतिरिक्त जानकारी देती हैं, जैसे किसी किताब का अपेंडिक्स होता है।